नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में, साथ में हम देखेंगे ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण के बारे में। अंत में हम चर्चा करेंगे ध्वनि के व्यतिकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उनको हल करेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। देखिए, ये जो वर्ड है अध्यारोपण, इसका मतलब होता है आपस में मिलना। यहां पर है तरंगों का आपस में मिलना, जिसे ही हम अध्यारोपण कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक तरंगें आपस में मिलती है तो एक नई तरंग का निर्माण होता है, और इसी को ही हम अध्यारोपण कह रहे हैं। देखिए, जब नई तरंग का निर्माण होता है तो उसका परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंग के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यह भी अध्यारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। तो वेल डिफाइंड डेफिनेशन सुन लीजिए कि है क्या अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें आपस में मिलती है तो एक नई तरंग का निर्माण होता है, जिसका परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर? चलिए मैं आपके सामने पुट कर देता हूं। क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत कि जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में मिलती है तो नई तरंग का निर्माण होता है। नई तरंग का निर्माण होता है जिसका परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। बराबर होता है। देखिए, इसे आप समझें कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में जो तरंगे हैं, उसमें पहली तरंग का जो विस्थापन है वो है y1। पहली तरंग का विस्थापन कितना है? y1। दूसरी तरंग का विस्थापन है वो है y2। तीसरी तरंग का विस्थापन है वो y3। और इनका सदिश योग ही परिणामी तरंग के विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कि 3 से अधिक तरंगें हैं तो डॉट लगाकर हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरीके से हम पुट कर देंगे। देखिए, ध्यान देंगे आप, ये हमारे पास में अलग अलग तरंगें हैं, और इन तरंगों का परिणामी जो विस्थापन है, मतलब ये जब आपस में मिलती है तो एक नई तरंग बनती है, और उस नई तरंग का जो विस्थापन है वो इन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर? जिसको हम y से लिख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, जो अध्यारोपण है वो डिपेंड करता है कि जो तरंगों की आवृत्ति है वो क्या है, आयाम क्या है, फतांतर क्या है, तरंग धैर्य क्या है, इन सब कारकों के ऊपर डिपेंड करती है। और उसके आधार पर ही कि भाई तरंगे हैं वो एक ही दिशा में संचरित हो रही है, या तरंगों के आयाम समान है, या आवृत्ति समान है, तो उसके आधार पर अध्यारोपण से कुछ घटनाएं हमें प्रकाशित होती है। उन घटनाओं को मैं एक एक करके एक बार आपके सामने रख देता हूं, फिर उनको हम डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम उनमें से एक घटना व्यतिकरण यहां पर समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अध्यारोपण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली घटनाएं।
अध्यारोपण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली घटनाएं, उत्पन्न होने वाली घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं उत्पन्न होती है, उनको एक एक करके हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है व्यतिकरण। पहली घटना हम आपको कौन सी बताएंगे? व्यतिकरण बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए व्यतिकरण किससे कहते हैं, सबसे पहले हम यही चर्चा करेंगे। देखिए मैं कुछ घटनाओं के नाम लिख देता हूं, फिर एक एक करके उनको समझेंगे। फिर है अप्रगामी तरंगों का निर्माण, अप्रगामी तरंगों का निर्माण, और फिर है विस्पंद, और अंतिम जो घटना है वो है लिसाजू आकृतियों का बनना, लिसाजू आकृतियों का निर्माण, आकृतियों का निर्माण। चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यतिकरण, और व्यतिकरण को तो यहां पर हम डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। देखिए व्यतिकरण की घटना तब घटित होगी जब दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो, दोनों का जो आयाम है वो लगभग बराबर हो, आवर्ती समान हो, और जब वो दोनों तरंगे आपस में मिल जाती है तो उस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, अध्यारोपण यही हो रहा है यहां पर भी। जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई आपस में मिलती है, जबकि उनका आयाम लगभग बराबर है, आवर्ती एक समान है, तब मिलने पर जो घटना घटित होती है उसको हम व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण कहा जाता है। क्लियर? फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली जो घटना है वो है अप्रगामी तरंगों का निर्माण। तो दूसरी जो घटना है वो है अप्रगामी तरंगों का निर्माण। देखिए अप्रगामी तरंगों का निर्माण कब होगा? जब दो तरंगे एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करेगी, कि दो समान आवर्ती तथा समान आयाम वाली तरंगे एक दूसरे की विपरीत दिशा में संचरित होती हुई आपस में जब मिलती है तो अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। मिलने का मतलब अध्यारोपण हो रहा है। तो यहां पर तो दोनों तरंगों का आवर्ती सेम, दिशा सेम, लेकिन आयाम लगभग बराबर होता है, तो व्यतिकरण की घटना घटित होती है। अप्रगामी तरंगों में क्या होता है? आवर्ती आयाम सेम होते हैं, जबकि डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है, दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, तो अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। फिर देखिए विस्पंद। विस्पंद में क्या है? आवर्ती लगभग समान होगी। जब दो तरंगे जिनकी आवर्ती लगभग समान, बराबर नहीं है, लगभग समान आवर्ती वाली तरंगे जब आपस में मिलती है तो उसको हम विस्पंद कहते हैं, बीट्स कहा जाता है। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिसाजू आकृतियों का निर्माण। देखिए जब दो तरंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपस में मिलती है, दोनों एक दूसरे के लंब दिशा में संचरित होती हुई आपस में मिल जाती है, तो लिसाजू आकृतियों का निर्माण होता है। क्लियर? तो अध्यारोपण से चार घटनाएं प्रक्षिप्त होती है, और उनमें से आज हम एक घटना ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण यहां पर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए इन सबको एक बार मैं हटा देता हूं, उसके पश्चात हम व्यतिकरण की ओर बढ़ेंगे, डिटेल से देखेंगे। देखिए ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण, एक बार फिर से व्यतिकरण की डेफिनेशन सुन लीजिए कि जब दो या दो से अधिक तरंगे जो एक ही दिशा में संचरित होती हुई, जिनका आयाम लगभग बराबर हो, आवर्ती एक समान हो, आपस में मिलती है अर्थात अध्यारोपित होती है, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है, जिसकी तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है, कहीं पर अधिकतम होती है तो कहीं पर न्यूनतम होती है। तो इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि जब दो या दो से अधिक तरंगे जिनका आयाम लगभग बराबर हो, आवर्ती एक समान हो, एक ही दिशा में संचरित होती हुई आपस में मिलती है, तो एक नई तरंग का निर्माण होगा, और उस नई तरंग की जो तीव्रता है वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है, कहीं पर मैक्सिमम होती है, कहीं पर न्यूनतम होती है। तो इस परिघटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर? डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर देता हूं। चलिए
कि जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई मिलती है जिनका आयाम लगभग बराबर हो, जिनका आयाम क्या हो, लगभग बराबर, आयाम लगभग क्या होना चाहिए, बराबर, वह आवर्ती एक समान हो, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। एक नई तरंग का निर्माण होता है, एक नई तरंग का निर्माण होता है जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम, जिसकी तीव्रता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, अलग अलग बिंदुओं पर या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है, व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण कहा जाता है। क्लियर? देखिए व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। व्यतिकरण के प्रकार दो प्रकार होंगे। दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो प्रकार है वो हमारे पास में है संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा जो प्रकार है वो है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, दूसरा जो प्रकार है वो है विनाशी व्यतिकरण। अब संपोषी व्यतिकरण तो हम किसे कहेंगे कि जब तरंगे एक समान कला में अध्यारोपित हो, कि यह व्यतिकरण की घटना में तो तरंगे आपस में मिलती है, अध्यारोपित होती है, और जब तरंगे एक समान कला में अध्यारोपित हो, एक समान कला में अध्यारोपण, एक समान कला में अध्यारोपण होता है, तब उस व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर? वैसे हम संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण में जो डिफरेंस है उसको बेटर तरीके से इसी वीडियो में आगे समझ लेंगे। जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हो, एक दूसरे की विपरीत कला में जब संचरित होती हुई अध्यारोपित होती, तो उस व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर? अब यहां पर हम देख लेते हैं कि जो व्यतिकरण की घटना घटित होती है तो उससे जो नई तरंग का निर्माण होता है, उसका विस्थापन क्या होता है, उसका आयाम क्या होता है, प्रारंभिक कला कोण क्या होता है, उसकी तीव्रता कितनी होती है, साथ में संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण में डिफरेंस भी यहां पर देख लेंगे। चलिए इन सब के लिए मैं यहां पर कंसिडर कर लेता हूं, हमारे पास में दो तरंगे हैं। देखिए बोर्ड पर आप फोकस करेंगे, देखेंगे पहली जो तरंग है उसका विस्थापन है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के अक्स। ये वाली जो तरंग है इसकी आवर्ती ओमेगा है और ये धनात्मक अक्स एक्सिस दिशा में संचरित हो रही है, जिसका आयाम a1 है, और इस तरंग का जो विस्थापन है वो है y1। क्लियर? दूसरी जो तरंग है उसके विस्थापन को हम y2 से लिख रहे हैं, जिसका आयाम a2 है, जो कि लगभग बराबर है a1 के, और इसका भी आवर्ती ओमेगा ही है, ये भी अक्स दिशा में संचरित हो रही है, और इन दोनों के तरंगों के बीच में जो कलांतर है वो हमारे पास में है फाई। दोनों तरंगों के मध्य का जो कलांतर है वो कितना है? फाई है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। व्यतिकरण के पश्चात मतलब जब अध्यारोपण होगा
तो अध्यारोपण के पश्चात जो नई तरंग बनती है उसका विस्थापन है y बराबर y1 प्लस y2। देखो ऐसा क्यों है, यहां पर हमने सदिश योग इसलिए नहीं किया कि दोनों ही तरंगें एक ही दिशा में संचरित हो रही है, एक ही दिशा में, इसलिए हमने इनका सिंपल तरीके से सीधा ही जोड़ कर दिया है। दोनों के वैल्यू पुट कर दीजिए, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस में क्या पुट कर दूं, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। हो सकता है ये वाला प्लस में फाइव वाला पद आपको दिखाई ना दे, तो देखिए मैं यहां पर दोबारा पुट कर रहा हूं, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2। इस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव को हम साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से हम इसको खोल देते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। चलिए रख देता हूं मैं आपके सामने, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कोस फाइव, फिर प्लस में a2 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव। ये हमारे पास में आ गया है। देखो आपको चीजें कौन सी याद करनी है वो मैं आपको समझा दूंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझा रहा हूं। यहां पर इन दोनों में से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मैंने यहां से कॉमन ले लिया। देन यहां पर हमारे पास में बच गया है a1, और यहां पर बच गया है प्लस में a2 कोस फाइव, और यहां से इसको मैं क्या लिख दूं, देखो ध्यान देना, एचडीजी लिख देते हैं, प्लस में कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इनटू में इसके क्या आ जाएगा, a2 साइन फाइव आ जाएगा, a2 साइन फाइव। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्रैकेट है, इसको देखो मैं क्या कंसीडर कर लूं, मान लेते हैं हम कि a1 प्लस a2 कोस फाइव है, कोस फाइव, इसको मैं r कोस थीटा कंसीडर कर लेता हूं। इसी प्रकार से a2 साइन फाइव है, इसको मैं r साइन थीटा कंसीडर कर लेता हूं। यह मैंने कंसीडर कर लिए हैं और आपको समझ में भी आ जाने चाहिए। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देन यहां से y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसकी जगह हम लिख दें r cos थीटा, तो r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स cos थीटा प्लस r, यहां हमारे पास में पड़ा है cos ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा। तो यहां से परिणामी जो वैल्यू है इसकी क्या निकल कर आ जाएगी, r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमें प्राप्त हो चुका है, क्लियर। y बराबर r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, क्लियर। देखिए ये जो थीटा है वो हमें नहीं पता, कैपिटल R है वो हमें नहीं पता, इन दोनों की वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके आपस में जोड़ देते हैं, तो r का मान यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा, 1 और 2 का वर्ग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, देन हमें क्या मिल रहा है, देखिए a2 साइन फाइव का स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 cos फाइव का स्क्वायर बराबर, देखिए इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहां से हम r स्क्वायर बराबर क्या पुट कर दें, इसे हम इस तरीके से, इसका होल स्क्वायर खोलिए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कोस फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। यहां से आप ध्यान दें, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कोस फाइव। देखिए यहां से हमें क्या मिल जाएगा, r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमें परिणामी तरंग का आयाम प्राप्त हो गया है, परिणामी तरंग का आयाम।
समीकरण 1 और 2 की सहायता से ही हम परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं। प्रारंभिक कला कोण थीटा कैसे ज्ञात करेंगे? 2 के अंदर हम 1 का भाग लगा देंगे। 2 के अंदर हम किसका भाग लगा देंगे? 1 का भाग लगा देंगे, तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा बराबर a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। यहां से r कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया। थीटा बराबर हमारे को क्या मिल जाएगा? tan इनवर्स a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमें मिल चुका है प्रारंभिक कला कोण। अब मैं यहां पर बात करता हूं परिणामी तरंग की तीव्रता की। तो देखिए तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। क्लियर कर देते हैं इसको भी कि जो तरंगों की तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। चलिए देखिए तरंगों की जो तीव्रता है इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, आई से पुट कर रहे हैं, और ये आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता की यदि मैं यहां पर चर्चा करूं तो ये बराबर होगी, ये समानुपाती होगी आर स्क्वायर के। पहली तरंग की जो तीव्रता है वो समानुपाती है a1 स्क्वायर के। दूसरी तरंग की जो तीव्रता है यहां से I1 बराबर k a1 स्क्वायर, ये k कोई कांस्टेंट है। दूसरी तरंग की जो तीव्रता है वो दूसरी तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी, तो I2 बराबर k a2 स्क्वायर आ जाएगा। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा? I बराबर k r स्क्वायर, और r की वैल्यू यदि मैं यहां पर पुट कर दूं देन यहां से क्या आ जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे इसको गुणा कर देते हैं? गुणा करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा? k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 अंडरूड k a1 अंडरूड k a2 cos फाई। ये हमें प्राप्त हो चुका है। देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिख दें? I1 लिख दें, इसके स्थान पर हम I2 लिख दें, प्लस 2 अंडरूड में ये I1 हो गया, अंडरूड में ये I2 हो गया cos फाई। क्लियर? तो ये आ गई हमारे पास में परिणामी तरंग की तीव्रता की वैल्यू सूत्र। तो ये आपको 3 सूत्र ध्यान में रखना है। पहला ये परिणामी तरंग का आयाम जो कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट के इक्वल होगा। परिणामी तरंग है उसका प्रारंभिक कला कोण कितना है? थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? तो थीटा बराबर tan इनवर्स a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र क्या आ जाएगा? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। क्लियर? अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात करूंगा संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की, दोनों की तुलना करूंगा, और उनके लिए जो परिणामी तरंग है संपोषी व्यतिकरण के अंदर परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा, प्रारंभिक कला कोण कितना होगा, उसकी तीव्रता कितनी होगी। चलिए एक बार इन सबको मैं हटा देता हूं। तीनों फॉर्मूलों को आप ध्यान में रखेंगे, इन्हीं को ही हम बार बार यूज में लेंगे। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण को।
संपोषी व्यतिकरण, और जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास में है विनाशी व्यतिकरण। देखिए, हमने संपोषी व्यतिकरण की डेफिनेशन में आपको बताया कि जब तरंगे एक समान कला में अध्यारोपित होती है तब संपोषी व्यतिकरण होता है। तो इसका मतलब है कि संपोषी व्यतिकरण के अंदर जो कलांतर है, कला कोणों का जो अंतर है, डेल्टा फाई। और वैसे हमने जो इक्वेशन लेकर चले, हमने दो इक्वेशन, उसमें जो कलांतर था वो फाई था। कलांतर कितना था? फाई। तो जो कलांतर है वो पाई का समगुणज होना चाहिए, या उसको हम 2n पाई से लिख सकते हैं। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको हम कैसे कह सकते हैं? 2 पाई का पूर्ण गुणज या पाई का समगुणज, पाई का समगुणज या 2 पाई का पूर्ण गुणज, जहां n 0 1 2 3 4 इस तरीके से हैं। क्लियर? तो ये तो कलांतर होना चाहिए इतना, जहां n बराबर 0 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। जबकि विनाशी व्यतिकरण के अंदर जो कलांतर है डेल्टा फाई है वो 2n प्लस 1 पाई होगा। 2n प्लस 1 पाई। इसका मतलब है पाई का विषम गुणज, पाई का विषम गुणज होता है। देखिए यहां पर देख लीजिए, 0 रखेंगे, n बराबर 0 रख दीजिए, 0 रखेंगे तो पाई, 1 रखेंगे तो 3 पाई, 2 रखेंगे तो 5 पाई, इस तरीके से इसकी वैल्यू आती चली जाएगी। तो ये संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक कंडीशन है। क्लियर हो गया? जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो ये फाई है, एक तरीके से क्या है? फाई। तो यहां से साइन फाई की जो वैल्यू है वो देखिए साइन 0 जिसकी वैल्यू होती है 0, और कॉस फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी? 1। क्लियर? यहां पर मैं बात करूं कि जैसे साइन फाई की वैल्यू तो अब भी कितनी होनी है? 0 ही होनी है, लेकिन cos फाई की जो वैल्यू है वो -1 होगी। कितनी होनी है? -1 होगी। क्लियर? समझ आ जाना चाहिए। ठीक है। यदि ऐसा होता है तो परिणामी तरंग का जो आयाम है r बराबर होता है, ये हमने आपको बताया है, यही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परिणामी तरंग का जो आयाम है वो क्या हो जाएगा? संपोषी व्यतिकरण के अंदर r बराबर, देखो यहां पर cos फाई की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो इसको हम a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, जिससे ये अंडूर कट जाएगा। तो फाइनली यहां पर a1 प्लस a2 आएगा, जो कि मैक्सिमम होगा, जो कि क्या होगा? मैक्सिमम। तो संपोषी व्यतिकरण के अंदर जो आयाम है वो अधिकतम होता है, जो कि दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। बात करें विनाशी व्यतिकरण में, तो विनाशी व्यतिकरण के अंदर cos फाई का मान -1 होगा, यहां पर माइनस आएगा तो a1 a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडूर कट जाएगा और a1 a2 आएगा, जो कि मिनिमम होगा, जो कि क्या होगा? न्यूनतम होगा। कई बार अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात पूछ लेते हैं, अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो यहां से आपको पता है, क्लियर कर दिया है हमने। देखिए अब मैं यहां पर बात करता हूं कि फतांतर, पथों का अंतर कितना होगा। फतांतर को डेल्टा अक्ष से पुट करते हैं। किससे लिखा जाता है? डेल्टा अक्ष से लिखा जाता है। तो देखिए फतांतर कितना हो जाएगा? लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू, फॉर्मूला ये होता है फतांतर बराबर डेल्टा अक्ष बराबर, डेल्टा अक्ष बराबर देखो क्या होता है, फोकस करें, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, ये फॉर्मूला। तो कलांतर हमारे पास में है, कलांतर हमारे पास में कितना है? ये रहा 2n पाई। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, n लैम्बडा आ गया। क्या आ गया? n लैम्बडा। तो संपोषी व्यतिकरण के अंदर जो फतांतर है वो n लैम्बडा होता है। फिर मैं बात करूं यहां पर विनाशी व्यतिकरण के अंदर फतांतर, तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई
और ये आ गया 2n+1 पाई। फाइनली क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2n+1 इंटू λ/2। तो देखो यहां पर तो संपोषी व्यतिकरण के अंदर जो पथांतर होता है वो क्या होता है, लैम्बडा, 2λ, 3λ, 4λ, 5λ, इस तरीके से। यहां पर क्या होगा, λ/2, 3λ/2, 5λ/2, मतलब क्या हो गया कि λ/2 का विषम गुणज होता है, λ/2 का विषम गुणज होता है। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब मैं यहां पर बात करूंगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। परिणामी तरंग कलांतर का जो फॉर्मूला है वो मैंने क्लियर कर ही दिया है, वैसे तो एकदम क्लियर कर दिया है। अब मैं यहां पर बात करूंगा परिणामी तरंग की तीव्रता की। तो जो तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास में होता है, I बराबर I1 का स्क्वायर, सॉरी I1 प्लस I2 प्लस 2√I1√I2 cos फाई होता है। संपोषी व्यतिकरण के अंदर cos फाई कितना हो जाता है, एक दिन यहां से क्या आ जाएगा, अंडरूड में I1 प्लस अंडरूड में I2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम होता है, जो कि क्या होता है, अधिकतम होता है। उसी तरीके से विनाशी व्यतिकरण के अंदर cos फाई का मान -1 होता है, इसमें -1 पुट करेंगे तो I का मिनिमम मान हमें प्राप्त होने वाला है, जो कि क्या मिलेगा, I1√I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर मिलेगा। क्लियर। तो ये कुछ डिफरेंस थे संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के अंदर। देखो एक चीज दिमाग में फिट बैठा लीजिए, संपोषी व्यतिकरण के अंदर जो तीव्रता है वो अधिकतम होती है। जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो तीव्रता अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर। अब देखिए हम एक उपकरण लेकर चलेंगे जिसकी सहायता से हम ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य, वेग और जो ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण की घटना है उसको हम यहां पर प्रूव करेंगे। उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर समझेंगे। क्विंक नलिका, क्विंक ट्यूब। तो जो क्विंक ट्यूब है इसका उपयोग है वो व्यतिकरण की घटना को समझने के लिए, जो ध्वनि तरंगे हैं उसकी चाल को ज्ञात करने के लिए यूज में लेते हैं क्विंक नलिका। चले, अपना जो टॉपिक है वो है क्विंक नलिका, क्विंक ट्यूब। इसका उपयोग क्या है पहले वो समझ लीजिए। उपयोग क्या है, इसका उपयोग है ध्वनि की चाल ज्ञात करना, ध्वनि की चाल ज्ञात करना, ज्ञात करना। ये किस पर आधारित है, तो ये ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण पर आधारित है, ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण पर आधारित होती है। ठीक है। देखो अभी समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इजी काम है। यहां पर दो नलिकाएं होती है, कितनी नलिकाएं होगी, दो नलिकाएं होती है, दोनों यू आकार की होती है और दोनों के जो मुंह है वो एक दूसरे में फंसे हुए होते हैं, दोनों के मुंह है वो एक दूसरे के अंदर फंसे होते हैं। चलिए यहां पर ध्यान देंगे, मैं यहां पर आपके सामने पुट कर देता हूं। ये हमारे पास में
देखिए ध्यान देंगे, ये हमारे पास में क्विंक ट्यूब है। ये एक्चुअल में दो यू आकार की ट्यूब से मिलकर बनी है। एक ये वाली यू आकार की ट्यूब है जिसको हमने ए कहा है। ये दूसरी वाली जो नलिका है वो है बी, और ये जो बी है वो ट्यूब ए के ऊपर चढ़ी हुई है। ये वाला जो पार्ट है वो इधर इसमें फंसा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है वो इधर इसमें फंसा हुआ है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? इस ए के ऊपर दो बारीक से छिद्र है, और इधर यहां पर इसको हमने नाम दिया है पी, इधर हमने इसको नाम दिया है क्यू। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब ये कैसे काम करती है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर हमने लिया है एक ध्वनि स्रोत, या आप ले लीजिए सवरित्र। ये क्या है? द्विभुज सवरित्र हमने लिया है, द्विभुज सवरित्र। और इस द्विभुज सवरित्र की सहायता से ही हम इसको यूज में लेंगे। तो देखिए यहां से पेड़ से जब हम इस द्विभुज सवरित्र को चोट मारेंगे तो यहां से कुछ तरंगे हैं वो इसमें प्रवेश करेगी। तरंगे देखिए इधर दो भागों में टूट जाएगी, एक तरंग इधर से ऐसे चलेगी, एक तरंग इधर से ऐसे चलेगी, और ये एक जगह के ऊपर जब आकर मिलती है तो जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो इधर से ध्वनि बाहर निकलती है, तेज ध्वनि बाहर निकलेगी। तो देखिए एक जो हिस्सा है मैं इस तरीके से आपके सामने रख देता हूं, ऐसे एक हिस्सा इधर जाएगा, और जब दोनों आपस में मिलते हैं, अध्यारोपित होते हैं, तो तेज ध्वनि बाहर निकलेगी। तेज ध्वनि का उत्सर्जन इधर होने वाला है। ध्वनि इस सिरे से, क्यू सिरे से ध्वनि बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए मान लिया कि इस स्थिति में, जिस स्थिति में हमने लिया है, इस स्थिति में तेज ध्वनि बाहर निकलती है। तो ये तेज ध्वनि बाहर निकली, इसका मतलब संपोषी व्यतिकरण हुआ है। क्या हुआ है? संपोषी व्यतिकरण। अब हम क्या करते हैं, इस नलिका को, नलिका ए को स्थिर रखते हुए नलिका बी को थोड़ा थोड़ा इधर खिसकाएंगे, और हम एक स्थिति ऐसी लेकर चलेंगे कि उस स्थिति के ऊपर, जैसे मैंने यहां से इस तरीके से हमने इसको दिखाया है, ये इस स्थिति के ऊपर क्या हो जाता है, यहां से यहां तक अक्ष दूरी तक हमने इसको विस्थापित कर दिया है। हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंट को करते समय देखो ध्यान देना, थोड़ा सा इसको खिसकाया, फिर सवरित्र को यहां से लगाया। तेज ध्वनि का अपन को ध्यान रखना है, थोड़ा सा और खिसकाया, फिर इसको सवरित्र को हम बजा रहे हैं कंटिन्यू। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके ऊपर फिर से हमें पुनः वही तेज ध्वनि यहां से सुनाई देगी। तेज ध्वनि फिर से हमें सुनाई देगी। तो तेज ध्वनि जब सुनाई दे, इसका मतलब फिर से संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। क्लियर? अब देखो मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना कि यहां से हमने इसको अक्ष दूरी तक विस्थापित कर दिया। अब जो तरंग है, इस स्थिति में तरंग है वो इधर से ऐसे चलकर आ रही है। तो पहले जितनी चलकर आ रही थी उससे अब तरंगों की, दोनों तरंगों के बीच में फतांतर है वो 2 अक्ष हो गया। हमने इसको कितना विस्थापित किया? अक्ष। लेकिन टोटल जो फतांतर है वो कितना हो गया? 2 अक्ष हो गया। चलिए यहां पर आप देखेंगे कि यदि हमने इसको अक्ष दूरी तक विस्थापित कर दिया, कितनी दूरी तक विस्थापित कर दिया हमने? अक्ष दूरी तक। तो यहां से चलने वाली तरंग और इधर से चलने वाली तरंग में, दोनों में जो फतांतर है वो 2 अक्ष क्रिएट हो जाएगा। तो कुल जो फतांतर है वो हमारे पास में होगा 2 अक्ष। ठीक है, यहां पर हो रहा है संपोषी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण हो रहा है? संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण के अंदर जो फतांतर है वो लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा इस तरीके से होता है। और यहां पर लगातार 2 स्थितियों के अंदर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, तो वहां पर न्यूनतम जो फतांतर है वो लैम्बडा होगा। तो ये जो 2 अक्ष है वो लैम्बडा के इक्वल होगा। 2 अक्ष किसके इक्वल होने वाला है? लैम्बडा के तुल्य होने वाला है। तो यहां से हम लैम्बडा फाइंड आउट कर सकते हैं। अक्ष की वैल्यू ज्ञात करके, ये भाई कितना इसको हमने इधर खिसकाया, वहां से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? लैम्बडा ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए ध्वनि तरंग की चाल, ध्वनि तरंग की चाल, चाल बराबर क्या होता है? v बराबर होता है n लैम्बडा। तो आपने यहां पर जो सवरित्र प्रयोग में लिया है उसकी आवृत्ति है n, यहां से आपने लैम्बडा निकाला। तो इस क्विंक नलिका की सहायता से, क्विंक ट्यूब की सहायता से हम ध्वनि तरंग की चाल v बराबर n लैम्बडा फाइंड आउट कर लेंगे।
ये जो n है वो हमने सवृत्तर की आवर्ती लिखी है, लेमड़ा हमने यहां से क्विंक नलिका की सहायता से अक्स ज्ञात करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण समझ में आ गया होगा। ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण की सहायता से हम ध्वनि की चाल क्विंक नलिका की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर बात करूंगा ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनको समझेंगे, बेटर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अब हमारे सामने हैं, उनको एक एक करके हम यहां पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए हमें पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो तरंगे जिनका आयाम a1 तथा a2 है, तो उनके अधिकतम तथा न्यूनतम आयामों के अंतर को ज्ञात कीजिए। तो देखिए a मैक्सिमम और a मिनिमम का अंतर यहां पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए a मैक्सिमम होगा a1 प्लस a2 और a मिनिमम होगा a1 माइनस a2, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये माइनस का होगा तो a1 से a1 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि दो समान आयाम और आवर्ती की दो तरंगें अध्यारोपित होती तो उसी आयाम का परिणामी विक्षोभ भी उत्पन्न करती है, तो उसमें कलांतर कितना होगा। तो यहां पर आप ध्यान दें a1 बराबर a2 बराबर ये r तीनों ही बराबर है, हम कंसीडर कर लेते हैं a है, ठीक है। हमें फाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, फाई। तो r बराबर होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई होता है। यहां से हमें इस फाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाई। यहां से a स्क्वायर से एक a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस a स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस में a स्क्वायर। क्लियर, a स्क्वायर से भी a स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos फाई बराबर हमें मिल जाएगा माइनस में 1/2, मतलब 2 पाई अपॉन 3 120 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। cos फाई का मान यदि माइनस में 1/2 है तो इसका मतलब फाई का मान कितना है, फाई बराबर हो गया हमारे पास में 2 पाई अपॉन 3 120 डिग्री। क्लियर। फिर देखिए दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:4 है। I1 तथा I2 दोनों की जो वैल्यू है वो 9:4 में है, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। I मैक्सिमम और I मिनिमम यहां से हमें फाइंड आउट करना है। I मैक्सिमम क्या होता है, अंडर में I1 प्लस अंडर में I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम होता है I1 माइनस में I2 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहां से हम क्या पुट कर दें, अंडर में I1 अपॉन I2 प्लस 1 और अंडर में I1 अपॉन I2 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। यहां से देखें कि इसकी जो वैल्यू है वो है 9/4, 9/4। चलिए इसको मैं यहां पर सोल्व कर लेता हूं। 9/4 का अंडर माइनस सॉरी प्लस 1, 9/4 का अंडर प्लस माइनस 1, तो यहां से इसका अंडर करेंगे तो 3/2 प्लस 1 बट्टे में 3/2 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। तो यहां से 2 लघुत्तम आ जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/1, स्क्वायर करेंगे तो 16:1 आ जाएगा। क्लियर। यहां पर दो तरंगे हमें दे रखी है और दोनों तरंगों का जो आयाम है वो 4 और 3 दे रखा है और कलांतर π/2 दे रखा है, 90 दे रखा है। तो परिणामी आयाम क्या होगा, r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट, ये हम जानते हैं 3 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा cos 90, और cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो ये आ गया हमारे पास में अंडर में 25 बराबर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 इकाई आ जाएगा। क्लियर। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने तरंगों के अध्यारोपण के बारे में समझा, इसके साथ में ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण के बारे में अच्छे से समझा जाना। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो अप्रगामी तरंगों पर आधारित होने वाला है। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।